हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। हमेशा की तरह आज भी अपनी क्लास 9 बजे ठीक 9 बजे स्टार्ट हो गई है। और जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रत्येक दिन लगभग 10-15 नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। सभी बच्चों का स्वागत है और सबको मैं बता दूं कि आपने जिस विश्वास से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसी विश्वास के साथ आप अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी व आरबीएससी की जो किताबें हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, क्योंकि आपको पता है अब राजस्थान के अंदर जो आपके आरबीएससी की जो किताबें चलती थी उनके स्थान पर अब एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस चलेगा। और मैं एनसीईआरटी के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आपके बीच लाता हूं, साथ साथ में उनकी प्रैक्टिस सेट भी लेके आता हूं। तो जो कंपटीशन के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है, वो भी वीडियो को निरंतर रूप से देखें, क्योंकि रीट के अंदर लगभग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी एनसीईआरटी में से ही पूछी जाएगी। उसके अलावा पटवा, राजस्थान पुलिस, आरएएस और राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है केंद्र लेवल की, जैसे एसएससी है, यूपीएससी है, जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें साइंस से संबंधित जो पोर्शन पूछा जाता है उसके अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर से ही बनता है। और मेरी जो प्रैक्टिस सेट होता है वो एनसीईआरटी की लाइन में से होता है। इसलिए आप नो डाउट हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और सबसे पहले आज जो नया बच्चा है उसको आपको ये ध्यान देना है कि वीडियो आपको पूरा देखना है। उसके बाद यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ये आपको ध्यान देना है। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज एक मोटिवेशन कोट को पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट कुछ इस प्रकार से है कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यानी कि मुश्किलें, आप देखते हो किसी काम को आप करते हो तो आपके सामने कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई कठिनाई आ जाती है। मुश्किलें उन्हीं लोगों के सामने आती है जो हमेशा क्या होते हैं, बेहतरीन लोगों के सामने आती है, क्योंकि बेहतरीन लोग ही उनको बेहतरीन तरीके से उसका सामना कर पाते हैं। यदि कमज़ोर लोगों के सामने मुश्किलें आती है तो वो तो ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं और समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, हताश होकर ज़िंदगी के अंदर बैठ जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि भगवान ने हमारे को ऐसी लाइफ क्यों दी। वैसे देखें तो भगवान सबको बराबर रूप से सब कुछ देता है, आप उसको किस हिसाब से लेते हो ज़िंदगी को, वो आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके सामने आने वाली समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी यदि सोच पॉजिटिव है तो आप बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मुश्किलों से नहीं घबराना है। समस्या आएगी, 2 साल से अपने सामने समस्या है कि आपकी पढ़ाई खराब हो रही है कोरोना की वजह से, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। हम एक समय ऐसा भी आएगा कि हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे, हम आईएएस बन के दिखाएंगे, हम आरएस बन के दिखाएंगे, हम टीचर बन के दिखाएंगे और हम सफल होकर दिखाएंगे। ये आप सबकी कामना होनी चाहिए, ये आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न को आज, क्योंकि आज का सेशन जो होगा वो प्रश्नों के माध्यम से होगा। अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने साइंस से संबंधित एक टॉपिक देखा था लीवर के बारे में, और लीवर के बारे में अपन ने लीवर की साइज देखी, शेप देखा, उसका कार्य देखा, उसके बारे में उसकी संरचना को देखा। महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो लीवर के बारे में देखी, यकृत के बारे में, उसके अलावा अपन ने हार्ट के बारे में देखा। 2 टॉपिक अपन ने टॉपिक देखे, बाकी अपन ने प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट की है। टॉपिक के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल साइंस से संबंधित, और प्रैक्टिस सेट के लिए आरबीएससी 12th बायोलॉजी नाम से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, दोनों को जाके देख सकते हो। नो डाउट अच्छा आपको यदि वीडियो लगता है तो लास्ट में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वरना आप छोड़ के जा सकते हो। बहुत बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाता हूँ, मेहनत से आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहला प्रश्न शुरुआत करूँ उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि जो बच्चे वीडियो पूरा होने के बाद लाइव आके वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूं। प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवाता हूं। साथ साथ में कुछ ही समय बाद मैं आपके लिए 11th 12th 6 7 8 9 10th 11 12th जो एनसीईआरटी की किताब है, प्रत्येक क्लास के नोट्स सबको अवेलेबल करवाऊंगा। यदि मेरे साथ आप लंबे समय तक लाइव रूप से जुड़े रहे तो सबको मैं अवेलेबल कराऊंगा। और अब जो मैं आपको सूचना देना चाहता था वो ये थी कि अब आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल। सबका टेलीग्राम चैनल होगा, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। और चैनल जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हो उसके बाद अपने इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिलेगा, उसको वहाँ जाके फॉलो कर दीजिए और वहाँ जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उसके अंदर
मैं आपको आज की पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूँ। इसलिए जो भी बच्चे हैं वो जल्दी से जो यूज़ करते हैं टेलीग्राम वो तो ठीक है, नहीं करते वो डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार व्हाट्सएप से सबको भेजता हूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इस हिसाब से अपन टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अब पूरा मैटर आपको देंगे, वीडियो भी वहीं मैं आपके लिए शेयर करूँगा, सब कुछ चीज़ें वहीं करेंगे। इसलिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से लाइव आ जाओ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक मिनट, यहां पर आपका पहला प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम कौन से तापमान के ऊपर होता है, कितने टेम्परेचर के ऊपर पानी का मान जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जो आपका वाटर होता है उस वाटर के अंदर आपको ध्यान रखना है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है उसके बीच में सहसंयोजक बंध होता है। सबको पता होगा, जो आपके साइंस के बच्चे हैं उनको सबको पता है सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयनों के मध्य सहसंयोजक बंध होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और बंध होता है जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो जल के अणुओं को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। और आपको पता है जो जल की बूंदें होती है वो किनारे पर बिल्कुल गोल होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव से संबंधित अपने प्रश्नों को देखा था कि सरफेस टेंशन जो होता है उसकी वजह से पानी की बूंदें जो होती है वो गोल होती है, यानी कि किसी भी तरल के पृष्ठ के ऊपर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। यहाँ पर अपने पृष्ठ तनाव से संबंधित नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो आपके जल होता है जिसका अणुसूत्र H2 होता है और दो H आयनों के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, साथ साथ में हाइड्रोजन बंध भी होता है जो बहुत दुर्बल होता है, जिसकी वजह से यह जल जो होता है वो आपस में जुड़ा रहता है। और कहते भी है आप जल को यदि लकड़ी से मारते हो तो भी पानी कभी अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, किस मान पर अधिकतम होता है? क्या 0 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री पर होता है, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? बिल्कुल अधिकांश के आंसर यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए हैं। सही आंसर यहाँ पर रहेगा, सही आंसर रहेगा आंसर बिल्कुल। यदि यहाँ पर आपसे पूछा अधिकतम घनत्व तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जल होता है या जो पानी होता है वो सभी तरलों के अंदर एक असामान्य व्यवहार दर्शाता है। जल जो होता है यानी कि द्रवों के अंदर जल जो होता है वो एक असामान्य व्यवहार दर्शाता है। कैसे? तो सभी जो द्रव होते हैं वो सभी द्रव एक, जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ाओगे तो उसके घनत्व का मान हमेशा घटता है। लेकिन पानी जो होता है उस पानी के अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे तो सभी द्रवों के अंदर उसका जो घनत्व होता है वो घटता है। लेकिन पानी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। पानी के अंदर जैसे आप 0 डिग्री से 1 डिग्री करोगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डिग्री जैसे करोगे तो 4 डिग्री के ऊपर जैसे 0 से 4 तक जाएगा तब तक तो उसका घनत्व बढ़ेगा, और 4 से जैसे 5 पर जाएगा तो धीरे धीरे 4 के बाद उसका घनत्व कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। घनत्व का मतलब उसके अणु पास पास में, और जैसे ही उसके अणु दूर दूर में जाएंगे तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है या 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है उससे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 1, 2, 3 और 4, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमेशा पानी के घनत्व का मान अधिकतम होता है। जैसे इससे आगे जाओगे तो घनत्व कम, इससे पीछे जाओगे तो घनत्व क्या होगा, तो भी कम होगा। ये आपको ध्यान देना है, इधर जाओगे तो भी घनत्व क्या होगा, कम, और इधर जाओगे तो भी घनत्व कम होगा। ठीक है, 4 डिग्री से ज्यादा जाओगे, 5 पर जाओगे तो घनत्व कम होगा क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, और इससे कम जाओगे तो भी आपका घनत्व कम होगा क्योंकि 4 के ऊपर सर्वाधिक होता है। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा जल के बारे में। उसके अलावा आपको ध्यान देना है जल का क्वथनांक कितना होता है, सबको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 99 पॉइंट कुछ होता है, तो इसका क्वथनांक, इसका गलनांक कितना होता है, तो सभी आपको इसके पॉइंट ध्यान रखने हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा अपना प्रश्न यहाँ पर है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, ठीक है, मौका मिल जाए कि आप चांद पर चले जाओ और चांद से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेके आ रहे हो, पृथ्वी पर लेके आ रहे हो, तो उस पत्थर के अंदर क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, सबसे पहले तो आप पृथ्वी से चांद पर जाओगे, तो जैसे आप पृथ्वी से चांद पर जाओगे तो आपके द्रव्यमान और भार के अंदर परिवर्तन दोनों में से किसमें होगा? बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा के ऊपर जाके पत्थर को लेके आना है।
बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, मौका मिलेगा आपको कभी जाने का तो पत्थर को लेके आना, ध्यान रखना, भूल मत जाना। जैसे चांद पर जाते हो तो सबसे पहले गुरुजी का एक काम करना कि एक पत्थर लेके आना, और आपको क्या करना है कि वहाँ जैसे आप वहाँ जाते हो तो उसका वजन आपको कर लेना है, मतलब उसका भार कर लेना है चांद के ऊपर, किला कोटा लेके जाना और उसका वजन कर देना। उसके बाद जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आओ तो सबसे पहला काम है उसका वजन करना, और वजन करने के बाद देखो कि उसके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। आपको गुरुजी ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप चांद पर जा सकते हो और पत्थर भी लेके आ सकते हो और वजन भी कर सकते हो। ठीक है, हंसना नहीं है, छोटी सी आपके लिए मजाक के रूप में बता रहा था। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रश्न को आपको समझना है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उस जो पत्थर होता है उस पत्थर के अंदर परिवर्तन किस में होगा? क्या उसका द्रव्यमान बदल जाएगा? उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, यहाँ न भार बदलेगा न द्रव्यमान। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश के यहाँ पर सही आंसर भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर साइलेंट मोशन के अंदर है। किसके अंदर परिवर्तन होगा? कल ये अपन ने, कल नहीं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर प्रश्न दिखा था कि जो आपका भार होता है W, वेट इज इक्वल टू mg होता है, यानी कि W इज इक्वल टू mg होता है। W मतलब वेट, m का मतलब मास है और g का मतलब है ग्रेविटिकल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब मैंने कहा था प्रत्येक ग्रह यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर या इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पिंड है, पिंड का मतलब जिसका खुद का द्रव्यमान है, प्रत्येक पिंड का अपना एक द्रव्यमान है, और जितना उसका द्रव्यमान ज्यादा है उतना उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, जितना उसका द्रव्यमान कम है उतना उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। तो निश्चित रूप से चांद जो होगा वो पृथ्वी से छोटा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा। तो यहां पर परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल भार परिवर्तन होगा, भार बदल जाएगा, क्योंकि भार बराबर होता है W बराबर mg, और द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, मास तो फिक्स रहेगा। मास के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आओगे तो भी सूत्र वही लगेगा, लेकिन चंद्रमा के ऊपर जी का मान चेंज है, पृथ्वी के ऊपर भी चेंज है। पृथ्वी के ऊपर कितना है? 9.8। और आपको मैंने कल बताया था यदि आपका वजन 600 न्यूटन है, चांद के ऊपर 600 न्यूटन है, पृथ्वी के ऊपर 600 न्यूटन है, और यदि आप चांद पर चले जाओगे तो आपका जो भार होगा वो कितना हो जाएगा? इसके अंदर 10 का भाग देखिए अपन ने 60 न्यूटन किया था, क्योंकि आपके चंद्रमा के ऊपर 6 का भाग देखिए कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर अपन ने इसको समझा है, द्रव्यमान के अंदर परिवर्तन नहीं होता है लेकिन भार बदलता रहता है, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। आगे अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश होता है यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश से आने वाली जो किरणें होती है उस किरणों की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 इंटू 10 की घात, पहले ऑप्शन के अंदर है 3 इंटू 10 की घात 8, 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। पहले के अंदर ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात 8, 3 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरे के अंदर है 3 इंटू 10 की घात 8, 10 की घात 8 मीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 3 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर लिखा हुआ है 3 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो सही आंसर बताएगा उसको मैं उसका यहाँ पर मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो मेरे को करेक्ट आंसर बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे सही भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी बता रहे हैं। इसकी चाल यदि आपने पढ़ी होगी तो आपने मीटर प्रति सेकंड में पढ़ी होगी। कितनी पढ़ी है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आपने पढ़ी होगी। कितनी पढ़ी होगी? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर मीटर है, मीटर को आपको किस में बदलना है? किलोमीटर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग। तो जैसे 1000 का भाग दोगे तो इस 8 में से इस 3 जीरो को काट दोगे तो 3 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति, पीछे सेकंड तो आएगा ही, पीछे क्या आएगा? सेकंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल, यहाँ पर ग आंसर सही है, जो भी बता रहे थे उसका आंसर सही है। बाकी इसको सही कर लीजिएगा। यदि मीटर में आपको पूछे और यदि आपको किलोमीटर में पूछे तो आपको चेंज करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक और प्रश्न है, ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? तो अपन ने पढ़ा था 332
मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की जो चाल होती है उसके ऊपर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब यदि दुगुना करो या आधा करो, ध्वनि की जो गति होती है वो वही की वही रहती है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर आगे है चौथा प्रश्न, अपन देखते हैं। चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएएस प्रीलिम्स और ऐसे प्रश्न आईएएस आरएएस ऐसे एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप आंसर बता दोगे बिल्कुल। मैं आपके आंसर का वेट भी करूंगा। पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन करता है। मतलब पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जिस प्रकार से क्या उत्तल दर्पण काम करता है, क्या उत्तल लेंस करता है, या अवतल दर्पण करता है, या अवतल लेंस करता है। बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, बिल्कुल मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर जो बताएगा वो आईएएस बन सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर बताएगा वो बिल्कुल आईएएस बन सकता है। अधिकांश बच्चे साहस कर रहे हैं, क्या गलत बताओगे तो आईएएस बन जाओगे? बिल्कुल ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि सही बताओगे तो ही आईएएस बनोगे, और ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि आप गलत बताओगे तो क्या आईएएस नहीं बन सकते। बिल्कुल सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर बताएगा वो 100% आईएएस बनेगा। ठीक है, गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बच्चे सही जा रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा उत्तल अवतल लेंस, अवतल लेंस। लेकिन ये आपका क्या है, पानी है, ये पानी है आपका, ये पानी है। लेकिन पानी के अंदर आप देखोगे तो पानी के अंदर जो आपका हवा का बुलबुला होता है, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है, मतलब आप यदि देखते हो जैसे आप शरबत पीने के लिए जाते हो, तो शरबत पीने के लिए गिलास के अंदर जैसे आप शरबत लेते हो तो उसके साथ में जो शरबत वाला होता है वो उसके अंदर CO2 गैस मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से उस पानी के अंदर हवा के बुलबुले होते हैं। और उस बुलबुलों को यदि आप देखते हो तो उसकी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आप यदि देखोगे तो उसका वास्तविक तो आकार कैसा होता है, दिखाई तो हमेशा कैसा दिखाई देता है, दिखाई तो हमेशा उत्तल लेंस की तरह होता है। ध्यान रखना, दिखाई उत्तल लेंस की तरह देता है, लेकिन व्यवहार कैसा करेगा, व्यवहार हमेशा अवतल लेंस की तरह करेगा। उसका जो व्यवहार होगा, यानी कि उसके अंदर यदि आप उसके आर पार देखोगे या उसके अंदर से यदि आप किसी चीज को देखने की कोशिश करोगे तो वो उसी तरह व्यवहार करेगा जिस तरह से वो अवतल लेंस करता है। लेकिन वो बाहर से देखोगे तो उसकी कंडीशन उत्तल लेंस की तरह दिखेगी। प्रश्न ये भी कर सकता था कि हवा, पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह या किसकी तरह दिखाई देता है। तो दिखाई जो देता है वो तो किसकी तरह देता है, दिखाई तो देता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन काम करेगा, व्यवहार किसकी तरह करेगा, अवतल लेंस की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको पकड़ना है और ऐसे प्रश्नों को समझने की कोशिश करना है। पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं। पांचवा आपका यहाँ पर प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन यंत्र, यहाँ पर तंत्र नहीं है, यंत्र है। मोटर कार में शीतलन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि मोटर कार, यानी कि जो भी आपकी मोटर कार होती है जिसको आप गाड़ी कहते हो, उसके अंदर एक होता है रेडिएटर। यदि आपने कभी देखा है तो रेडिएटर जो होता है वो इंजन के साथ जुड़ा रहता है, इंजन के साथ। और ये जो रेडिएटर होता है वो क्या करता है, उसका क्या काम है, उसका मैं काम आपको बता देता हूं। मोटर कार के अंदर जो शीतलन, नाम से स्पष्ट शीतलन, यानी कि रेडिएटर जो होता है, इंग्लिश में शब्द आ जाए रेडिएटर तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि शब्द आ जाए शीतलन तो शीतलन का मतलब है गाड़ी को शिथिलता, यानी कि ऐसे समझ लो गाड़ी को ठंडा रखने का काम करता है, इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। जैसे गाड़ी चलेगी तो सीधी सी बात है, गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर जो ऑयल होगा वो खर्च होगा, ऑयल की वजह से इंजन गर्म होता है, उस गर्म इंजन को ठंडा करने का काम या उसको शिथिलता प्रदान करने का काम कौन करता है, रेडिएटर करता है। और वो रेडिएटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी 2010 के अंदर पूछा गया। उसके अलावा बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या चालन के द्वारा होता है, क्या संवहन के द्वारा होता है, या विकिरण के द्वारा होता है, या विकिरण चालन व विकिरण दोनों के द्वारा होता है। तो ये जो आपके चालन है, संवहन है, विकिरण है, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी उष्मा संचरण की विद्या है। ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो उष्मा, और उष्मा जो होती है, उष्मा को न तो नष्ट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। उष्मा गतिकी के नियम आपने पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मोटर कार के अंदर जो रेडिएटर जो होता है वो हमेशा किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर भी आ रहे हैं, कुछ गलत आंसर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा केवल संवहन। संवहन जो होता है, संवहन होता है द्रव के अंदर। ठीक है, इस सामान्य में बता रहा हूं, जो संवहन की क्रिया होती है वो द्रवों में होती है, लेकिन चालन जो होता है वो ठोस के अंदर होता है। तो यहाँ पर संवहन जो होता है वो ठोस में भी हो सकता है।
ठीक है। विकिरण जो होता है, जैसे मैं आपको विकिरण का उदाहरण बताऊं तो सूर्य की जो किरणें आती है वो जैसे सूर्य यानी कि अंतरिक्ष से आती है, कहां पर, पृथ्वी पर आती है, तो कौन सी विधि के द्वारा आती है, विकिरण विधि के द्वारा आती है। यानी कि उष्मा का जो संतरण होता है, उष्मा जो गति करती है, उस गति करने के लिए यहाँ पर तीन सिद्धांत काम में आते हैं। एक आता है चालन, एक आता है संवहन और एक आता है विकिरण। ठीक है, ये जो आपका पहला चालन है ठोस में होता है, संवहन द्रव में होता है, और द्रव के अलावा इसमें गैस में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका लास्ट का है जो विकिरण है वो सामान्यतः किसमें होता है, गैस के अंदर होता है। या आप ऐसे समझ लो, प्रकाश जो होता है वो प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है, और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है वो भी आपको पता होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 5 प्रश्न फिजिक्स के अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं कह रहा हूं इस प्रश्नों को आप लिख लीजिए और बार बार पढ़िए। यदि समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं यदि आपको मैटर पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है, अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वीडियो को करना है लाइक, और अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। उसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं ये जो जैसे प्रश्न पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। आज से आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे दिया गया है। इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी दिया हुआ है, उसके साथ साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। वहां से चले जाइए और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे अपन केमिस्ट्री के 5 प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी प्रश्न एसएससी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। कार की जो बैटरी होती है, यानी कि जो आपकी बैटरी होती है, सामान्य बैटरी जो होती है, उस बैटरी के अंदर कौन सा एसिड भरा रहता है। सामान्य तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, या साइट्रिक एसिड होता है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है। बिल्कुल, यहाँ पर काफी सारे बच्चे सही भी बता रहे। 1 मिनट रुक जाना, बिल्कुल ना कुछ। यहाँ पर सही आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, आंसर क सही रहेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है, उस सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा बैटरी जो होती है, उस बैटरी के द्वारा उस कार के अंदर विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन को करने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट चलता है, या गाड़ी चालू जो होती है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा होती है। और कहते हैं बैटरी के अंदर पानी डलवाना है। ठीक है, पानी डलवाने के साथ साथ में उसके अंदर एसिड भी डलवाना पड़ता है। उसके अंदर कौन सा एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड। 7वां प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, सल्फर का साधारण नाम क्या है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये आपके 11th और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। क्या लाइम कहते हैं, लाइम तो किसको कहता है सबको पता है। गैलेना किसको कहता है, गैलिना। उसके अलावा ब्रीमस्टोन, उसके अलावा फ्रियन। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका जो सही आंसर रहेगा, आंसर ग सही रहेगा, यानी कि ब्रीमस्टोन है वो सल्फर का साधारण नाम है। सल्फर का साधारण नाम जो है वो क्या है, ब्रीमस्टोन। ब्रीमस्टोन जो होता है वो ब्रीमस्टोन सल्फर को ही कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां यहाँ पर प्रश्न है, सीसा पेंसिल के निर्माण में, यानी कि जो आपकी सीसा पेन होती है उसके निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के निर्माण के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की जो नोक होती है या पेंसिल के अंदर जो चलने वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है। बिल्कुल 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 सही आंसर आ रहा है, आंसर ग सही होगा। ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेफाइट सीसा पेंसिल के अंदर इसके निर्माण के अंदर सहायक होता है। और ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट के अंदर चालन संभव है। ठीक है, अपन आगे का प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर है, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं। जो आपके धातुएं होती है उस धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं। चांदी को कहते हैं, सोना को कहते हैं, लोहा को कहते हैं, या एल्यूमिनियम को कहते हैं। बिल्कुल 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 सिंपल प्रश्न है, और कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को ला रहा हूं ताकि आपको वास्तव में लगे कि अभी आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर पढ़ रहे हो, और आगे चलकर आप जैसे कंपटीशन की एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि कितनी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की किताबें इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे साथ कंपटीशन के जुड़े हुए हैं और जो स्कूल के जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसा मैटर आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। मैं हर एक किताब के अंदर से, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों से प्रत्येक में से एक टॉपिक को लेता हूं, और उसमें से जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं सबको निकाल कर आपके बीच लाता हूं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर करना है। यहाँ पर सही आंसर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, आंसर ख सही रहेगा, यानी कि जो सोना होता है उस सोने को क्या कहते हैं, धातुओं का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा किसे कहते हैं,
धातुओं का राजा किसे कहते हैं? अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप क्या कह रहे थे? बैटरी के अंदर यूज में ले रहे थे। 10वां प्रश्न है यहाँ पर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कहाँ गए रे? जल्दी से बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज की थी ईट पर नाच। इसकी ट्रिक मैंने कहा था, ईट पर नाच, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड हो जाएगा। सबसे पहले ईट, इलेक्ट्रॉन की खोज, टी का मतलब है थॉमसन, प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड, नाच, न का मतलब न्यूट्रॉन, और ट का मतलब नाच, च का मतलब जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो यहाँ पर आंसर घ सही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अपन बायोलॉजी से संबंधित 5 प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से वीडियो के नीचे जैसे वीडियो पूरा होता है तो आपको उस वीडियो के कमेंट या वीडियो के नीचे आपको देखना है तो वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। आगे अपना है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये बायोलॉजी से संबंधित अपन प्रश्नों को देखेंगे। बायोलॉजी और बायोलॉजी से संबंधित अपन 5 प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जो पिता है, उस जीव विज्ञान का पिता क्या लेमार्क को कहते हैं, क्या ट्रेवीरेनस को कहते हैं, क्या अरस्तु को कहते हैं, या थियोफ्रस्टस को कहते हैं? बिल्कुल 11वीं वाले प्रश्न को मैंने बताया था कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, और ऐसे प्रश्न कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जीव विज्ञान का जो पिता है वो कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, कौन है? अरस्तु। और अरस्तु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, जल्दी से बता दीजिए भाई 11th वाले, मैंने किताब का नाम कहा था जो आपका हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु की किताब का नाम है, जिसके अंदर अरस्तु ने 500 अलग अलग जीवों के बारे में अध्ययन किया और उस अध्ययन को अपनी किताब के अंदर लिखा। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो यहाँ पर जीव विज्ञान का जो पिता है वो कौन है? अरस्तु, अरस्तु की किताब का नाम। उसके अलावा मैं बता दूं, लेमार्क और ट्रेवीरेनिस जो था, इस दोनों ने सबसे पहले 1801 में, सुन लो, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि लेमार्क और जो ट्रेवीरेनस था, लेमार्क फ्रांस का था और ये जो ट्रेवीरेनस था वो जर्मनी का था। दोनों ने मिलकर 1801 के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी टर्म दिया था। सबसे पहले ये जो जीव विज्ञान, ये जो जीव विज्ञान सबसे पहले बायोलॉजी जो टर्म दी थी या बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 500 अलग अलग जीवों का अध्ययन कर एक किताब के अंदर उसको लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। और थियोफ्रस्टस जो था वो वनस्पति विज्ञान का पिता था। कौन था? वनस्पति विज्ञान का पिता था। और थियोफ्रस्टस ने भी 500 अलग अलग, यहाँ किसी किताब के अंदर 5000 लिखा रहता है, 5000 अलग अलग पादपों के बारे में अध्ययन किया और उस किताब का नाम रखा इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट का मतलब पादप, तो प्लांटेरम, और एनिमेलियम यानी एनिमेलिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ग। 12वां अपन प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 12वां प्रश्न आपका है, प्रजनन विटामिन कौन से विटामिन को कहता है? यानी कि प्रजनन विटामिन, जो आपका प्रजनन होता है उस प्रजनन की क्रिया में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, या विटामिन B12 होता है? B12 की क्या विशेषता है? याद रखना है, जिसके अंदर कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट। कल भी आपने बताया था, बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। किसी चीज को बार बार पढ़ने से वो चीज आसान हो जाएगी। कोबाल्ट, जैसे आपके विटामिन B12 आए तो CO याद रखना। क्या याद रखना? कोबाल्ट धातु ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रजनन से संबंधित जो विटामिन है वो कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही आंसर भी आ रहा है। बिल्कुल आंसर यहाँ पर रहेगा, वो आंसर रहेगा, आंसर करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है उसको प्रजनन विटामिन कहते हैं क्योंकि प्रजनन से संबंधित जो क्रिया होती है वो विटामिन ई के द्वारा होती है। विटामिन ई यदि आपके शरीर में नहीं होगा तो विटामिन ई के द्वारा जो व्यक्ति होता है वो नपुंसक हो जाता है, इसलिए इसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है, व्यक्ति बांझ रह जाता है। और यदि आपको विटामिन ई को ज़्यादा मात्रा में लेना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित अनाज खाने हैं, जैसे रात को भिगे हुए चने खाने हैं, रात को भिगे हुए बादाम खानी है। तो जैसे अंकुरित चीज़ों को
खाओगे तो विटामिन ई आपको ज़्यादा मिलेगा, और विटामिन ई यदि मिलेगा तो आपके शरीर में प्रजनन संबंधी कभी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको विटामिन ई समझ में आया होगा। और एक और अपन ने वीडियो के अंदर कहा था कि इस विटामिन ई का एक और नाम है जिसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं। सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। आपके शरीर के ऊपर जो चमक होती है वो कौन से विटामिन के द्वारा होती है? विटामिन ई के द्वारा। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ग, विटामिन ई। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। प्रश्न 13वां यहां पर है, विषाणु में होता है जो वायरस होता है, उस वायरस के अंदर क्या होता है? जैसे एक वायरस अभी अपन ने खूब सारा 2 साल से नाम सुन रहे हैं, कोविड-19, कोविड-19, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से संबंधित यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए कि यदि आपको वीडियो चाहिए है तो कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी डिटेल है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कोरोना वायरस किस प्रकार से शरीर में अटैक करता है, इसकी कितने कितने स्टेज है, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या देसी उपाय करने चाहिए, कोरोना के लिए जो इंजेक्शन लगता है 20,000 का जो आता है रेमडेसिविर, वो आपके शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, उसके अलावा कोरोना की वैक्सीन क्यों लेनी जरूरी है, सभी चीज़ों से संबंधित, कोरोना से संबंधित एक वीडियो बना दूंगा। यदि आपको वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कोरोना से पूरी जानकारी हमारे को सही रूप से प्रोवाइड करवाओ। बिल्कुल मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। 10-15 दिन के बाद आपको कोरोना का एक आपको बेस्ट वीडियो मिल जाएगा, जो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाली एग्जाम के अंदर कोरोना से संबंधित जो भी कंपटीशन के बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसके आपके करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स के अंदर कोरोना से संबंधित पूछ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पूछ सकता है, उसके अलावा नीट के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कोरोना है ही, तो कहीं ना कहीं किसी के अंदर पूछ सकता है। तो पूरी डिटेल्स लेकर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। यदि आवश्यकता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो वायरस के अंदर क्या होता है? देखो भाई, वायरस में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए व डीएनए दोनों, यहाँ आरएनए यहाँ डीएनए। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ग सही रहेगा। कौन सा आंसर सही रहेगा? आंसर ग। बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही आंसर बता रहे थे, आरएनए व डीएनए दोनों। और जो आरएनए व डीएनए दोनों बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% क्या है? रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग सही रहेगा। यानी कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। बिल्कुल 11वीं क्लास के अंदर मैं चिल्ला के कहता हूं कि वायरस के अंदर आपको या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। लेकिन अधिकांश जंतु वायरस जो जंतुओं के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं उसके अंदर डीएनए होता है। पादप वायरस होता है उसके अंदर आरएनए होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं, जंतु वायरस, जिसके अंदर आरएनए भी होता है, जैसे कोरोना के अंदर कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ध्यान रखना, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कोरोना के अंदर कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो कोरोना के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है, आरएनए होता है। और आरएनए जो होता है वो आपके शरीर में जाकर आपके डीएनए से जुड़कर अपनी खुद की कॉपियां बनाता है, जिसकी वजह से वो आपके शरीर के ऊपर हावी हो जाता है। तो यहाँ पर विषाणु के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। डीएनए व आरएनए दोनों के दोनों किसमें पाया जाता है? आरएनए व डीएनए। यदि यहाँ पर प्रश्न आपके होता जीवाणु में होता है तो उत्तर ग से हो जाता। जीवाणु के अंदर आरएनए व डीएनए दोनों होते हैं। जीवाणु जो होता है उस जीवाणु के अंदर आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। लेकिन वायरस के अंदर या तो डीएनए या आरएनए होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको विषाणु समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, ईस्ट क्या है? ईस्ट ऐसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? बिल्कुल ऐसे प्रश्न खूब सारी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी 2016 के अंदर पूछा गया। ईस्ट एक है, ईस्ट सामान्य छठी की किताब के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ। ईस्ट एक क्या है? ईस्ट एक बिल्कुल ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। और ईस्ट जो होता है, ईस्ट के अंदर एक जनन की विधि बहुत फेमस है और उसमें से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। और ईस्ट जो है वो एक प्रकार का कवक है। कवक की क्या विशेषता है? कवक जो होता है वो कवक मृतोपजीवी होता है। क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। यानी कि ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे बरसात के मौसम के अंदर आप देखते हो तो आपके गांव के अंदर जो गोबर के बड़े बड़े आपके गांव के अंदर जिसको आप कहते हो उखेड़ा, मारवाड़ी के अंदर उखेड़ा शब्द यूज करते हैं, उस उखेड़ा के ऊपर छतरिया उगती है, वो छतरिया वास्तव में क्या है? कवक है। तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ब्रायोफाइटा नहीं है, शैवाल भी नहीं है, जीवाणु भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ईस्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट आपका प्रश्न है यहाँ पर,
प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या ऑक्सीजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट है या जल है? जल्दी से जो 11वीं वाले बच्चे वो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे 11वीं के मेरे साथ जुड़े हैं अभी भी। तो कल मैंने कहा था कि मैं 11वीं का सिलेबस स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जल्दी से 50 लोगों को मेरे साथ 11वीं के बच्चों को जोड़ दीजिए। मैं आपके एनसीईआरटी का पहला पार्ट स्टार्ट कर दूंगा, अलैंगिक जनन, जीवों में जनन से संबंधित जो पहला पार्ट है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो जल्दी से बता दीजिए प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट है या जल है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आएगा। सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको एक स्लाइड के द्वारा समझाता हूं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा, हरे पौधे का मतलब है जिसके अंदर जो पत्तियां होती है उस पत्तियों के अंदर परागहरित पाया जाता है, यानी कि पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी, अपने आप खुद भोजन बनाते हैं। जो स्वपोषी प्लांट होते हैं जिसके अंदर परागहरित पाया जाता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को लेकर उसके साथ में CO2 को जोड़कर, जो आपके सूर्य की किरणें आ रही है उस सूर्य की किरणों के साथ साथ में देखो इसके अंदर क्या क्या आवश्यकता रहेगी। प्रकाश संश्लेषण के अंदर एक तो क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश, प्रकाश जरूरी है इसके लिए। साथ साथ में जमीन में से पौधे के लिए पत्तियों तक जल जरूरी है। उसके अलावा प्रकाश, पहला पॉइंट प्रकाश हो गया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश, जल जरूरी है। उसके अलावा CO2 गैस जरूरी है। क्या जरूरी है? CO2 गैस जरूरी है। उसके अलावा पत्तियों के अंदर परागहरित जरूरी है। इतनी चीजें यहाँ पर जरूरी है। यदि इतनी चीजें, 4 चीजें प्रेजेंट होगी तो ही प्रकाश संश्लेषण होगा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। यदि चारों में से एक भी चीज अनुपस्थित होगी तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा, और कार्बोहाइड्रेट का यदि निर्माण नहीं होगा तो कुछ समय बाद जो प्लांट होता है वो मुरझा जाता है, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का यूज कर, स्वपोषी प्लांट जो होते हैं वो CO2 का यूज कर परागहरित के द्वारा जल के साथ जुड़कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रकाश संश्लेषण आपको बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझ में आया होगा। सीधी सी भाषा के अंदर प्रकाश संश्लेषण का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। तो आज अपन ने टोटल 15 प्रश्नों को दिखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन किसी चैप्टर को लेकर या किसी विशेष टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आपके लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं, एक बार और बता रहा हूं। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं और जो पुराने बच्चे, सबको आप जल्दी से वीडियो के नीचे जाइए और सबको मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से सभी चीज़ों को फॉलो कर दीजिए ताकि आपको किसी नोटिफिकेशन जो चीज़ है वो सबके ऊपर आपको मिलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो बच्चे हैं अब आज से PDF किसी को व्हाट्सएप के ऊपर नहीं मिलेगी, सभी टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर देना और अपना जो टेलीग्राम चैनल है यानी कि प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट्स नाम से ही आपका हमारा जो है वो क्या है, टेलीग्राम चैनल है, या लिंक नीचे दिया गया है, उससे जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।